बहुत अच्छे भाई, हम जैसा कि मैंने कहा कि हम व्हाट्सएप की दुनिया में रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता कि इस पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है, मशरकी पाकिस्तान में क्या हुआ है। हम ये क्लिप्स भेजते हैं कि जनरल नियाजी विड्रॉल के दस्तावेज पे दस्तखत कर रहा है, अपने बैज उतार के सामने दुश्मन को दे रहा है और अपने रिवॉल्वर नीचे रख रहा है, और इसको हम फैलाते जाते हैं। ये दुख का मुकाम है, कर्ब का मुकाम है, ये खुशी का मुकाम नहीं है कि हम इसको फैलाएं। और ये आखिर उनके क्या वजूहात थे कि पाकिस्तान की फौज को वहां पे हथियार डालना पड़ा। मैं पाकिस्तान जाता हूं, डॉक्टर तूर मेरे साथ कई दफा वहां पे रहे हैं, हमने दानिश्वरों से बात की। आप जिनके कॉलम पढ़ते हैं, जिनके आप सुनते हैं टीवी पे, उनके टॉक शोज एंकर्स को, मैंने डॉक्टर तूर के सामने उनसे पूछा पाकिस्तान की कितनी फौज थी मशरकी पाकिस्तान में। हर कोई बगैर सोचे समझे कहता है 90,000, 93,000। आप गौर कीजिए, इंटेलेक्चुअल्स का ये हाल है पाकिस्तान में। ये वबा कहां से फैली 90,000 की? ये हिंदुस्तान ने 90,000 की इख्तरा निकाली। आपकी फौज मशरकी पाकिस्तान में कितनी थी आप में से कितनों को मालूम है? 12,000, सिर्फ 12,000 थी। ईस्ट पाकिस्तान राइफल, उसकी तादाद डॉक्टर साहब शायद 4-4,500 थी, और उसमें भी 90% बंगालीज थे। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट 90% बंगालीज थे। हमारे जो टीवी एंकर्स हैं, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनकी आप तहरीरें पढ़ते हैं, वो ये लिखते हैं कि बंगालीज को तो फौज में हम लेते नहीं थे कि छोटा कद है, पतला दुबला होता है। मैं आपको बताऊं, किताबें हैं, और यहाँ पे स्क्रीन का नहीं इंतजाम था, वरना मैं आपको दिखा देता कि मैं किताबों के हवालों से बात करता हूँ। मैं हवा में बात नहीं करता, मैं व्हाट्सएप की दुनिया का आदमी हूं नहीं। कि जो प्लासी की जंग हुई थी, उसके बाद फौज ने या ब्रिटिश ने बंगालियों के साथ ये जुल्म किया था कि ऐसे कवानीन बनाए गए थे कि बंगाली फौज में ना आ सकें। और जब 1947 में पाकिस्तान बन गया तो ही वॉज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने ऑर्डर किया कि बंगालियों को कमीशन में लिया जाए और उनको फौज में दाखिल किया जाए। यही वजह है कि इस बंगाल रेजिमेंट एंड ईस्ट पाकिस्तान राइफल में 90% बंगालीज थे। दूसरी बात लोग कहते हैं कि सिविल सर्वेंट में आपने उनको कोई मुकाम नहीं दिया था, सारे लोग वेस्ट पाकिस्तान से जाते थे, या इंडिया से जो सिविल सर्वेंट के लोग ऑप्ट करके आए थे वो उन पर हुक्मरानी करते थे। तो बात यह है कि 1947 में कितने सिविल सर्वेंट बंगाली मौजूद थे इस पाकिस्तान में, ये हमें मालूम होना चाहिए। ओनली वन, नूरुल नबी चौधरी, और ये किताब है अफरासियाब हाशमी मेहदी साहब की, जो कई मुल्कों में पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं। उनकी किताब मेरे पास है 1971 ईस्ट पाकिस्तान, और उसमें लिखा हुआ है कि नूरुल नबी चौधरी वाज द ओनली सिविल सर्वेंट who was available for Pakistan government। कहां से मुल्क का निजाम चलता, कौन हुकूमत चलाता? ये वही लोग गए थे जो वेस्ट पाकिस्तान से गए। और 1971 में आप उठा के देख लीजिए कि इस पाकिस्तान से कितने सिविल सर्वेंट बन चुके थे, कितनी बड़ी तादाद। फिर ये कि 1947 में कितने कारखाने थे इस पाकिस्तान में, कितने जूट मिल्स थे। जिस जूट मिल्स का तस्करा किया जाता है कि उनकी आमदनी वेस्ट पाकिस्तान में भेज दी जाती थी, कितने जूट मिल थे? एक भी नहीं। सारे जूट मिल्स कलकत्ता में थे।
कोई पेपर मिल वहां नहीं था। ये पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान। उसके बाद क्या हुआ? आदमजी जूट मिल किसने बनाया ईस्ट पाकिस्तान में? एक मेमन ने। भावानी जूट मिल किसने बनाया? कितने हजार मुलाजमीन वहां पे काम करते थे। कैडेट कॉलेज, 2 कैडेट कॉलेज शायद बने थे, किसने बनाया? यही अयूब खान ने। डैम बने थे वेस्ट पाकिस्तान में, बाद में पहले ईस्ट पाकिस्तान में, किसने बनाया? अयूब खान ने, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे थे। कैपिटल, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो आज एशिया में सबसे खूबसूरत बिल्डिंग है, बांग्लादेश का वो पार्लियामेंट है जिसको हम लोग उस वक्त सेकंड कैपिटल कहते थे। हु बिल्ट इट? अयूब खान के जमाने में बना। ये सारी तरक्कियां 23 वर्षों के अंदर अंदर हुई हैं वहां पे। किसने किया? अब बात आती है कि आपने जूट मिल्स में, आपने रेलवे में बंगाली को हिस्सा नहीं दिया। बात यह है कि रेलवे चलाया किसने पाकिस्तान बनने के बाद? वो बिहार के लोग, वो आसाम के लोग, वो कलकत्ता के लोग जो वहां पे 47 से पहले वो रेलवे का निजाम चलाते थे, स्किल्ड लोग थे। जब ईस्ट पाकिस्तान में, जब पाकिस्तान बना ईस्ट बंगाल, तो उस वक्त आपके पास स्किल्ड लोग मौजूद नहीं थे। कायदे आजम ने बिहार के लोगों को, आसाम के लोगों को, कलकत्ता के लोगों को इनवाइट किया। उनको कहा कि आप आइए, ऑप्ट कीजिए पाकिस्तान। दे ऑप्टेड पाकिस्तान, दे डिड नॉट माइग्रेट पाकिस्तान। और उन्होंने आके वहां पे रेलवे का सिस्टम चलाया, जूट मिल्स का चलाया, पेपर मिल्स चलाया। तो जाहिर है कि जो लोग आके उन्होंने बेसरो सामानी के आलम में ये सब कुछ काम किया, वो आपके सामने नुमाया तो होंगे। अच्छा, अभी जो आज जो सेमिनार हुआ है, ये तो ज़िम्नन मैंने बात कह दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ब्रिज मीडिया यूएसए का, प्रोफेसर मसरूर कुरैशी और उनके साथियों का, कि उन्होंने इतने हसास मौजू पे आज का सेमिनार रखा, जिसका जो टॉपिक वो ये है कि 2 कांग्रेसमैन, अमेरिकन कांग्रेसमैन, उन्होंने एक रेजोल्यूशन टेबल किया है अक्टूबर में, और वो तमाम अखबारात में छपा है। और वो रेजोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान ने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में जो आर्मी ऑपरेशन किया था, उससे पाकिस्तान बंगालियों का और हिंदुओं का बड़े पैमाने पर जेनोसाइड हुआ है। और अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको रिकॉग्नाइज करे और पाकिस्तान को मुजरिम करार दें कि इन्होंने जेनोसाइड किया हिंदुओं का और बंगालियों का। ये एक रेजोल्यूशन टेबल हुआ है। एक जो मूवर है वो इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन है रोहित खन्ना, और दूसरा उसके साथ ओहायो का एक कांग्रेसमैन है स्टीव। वो हार गया ऑलरेडी। हाँ, वो इस मिड टर्म इलेक्शन में वो हार चुका है। रोहित खन्ना 1971 के बाद पैदा हुआ है, यहाँ अमेरिका में पैदा हुआ है, और वो ये टेबल कर रहा है कि 1971 में हिंदुओं का, अब आप इससे गौर कीजिए, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है, और वो पेश कौन कर रहा है? एक इंडियन अमेरिकन कांग्रेसमैन। उसके पीछे कौन हो सकता है जो पाकिस्तान को आज 50 बरस के बाद दुनिया के सामने, अमेरिका के सामने ये बदनाम करने के लिए आया है? जाट साहब ने कहा ना कि रिएक्शन हुआ है एक्शन का। 1 मार्च नेशनल असेंबली के पोस्टपोनमेंट का अनाउंसमेंट होता है, वहां से हंगामे शुरू होते हैं। सदरुद्दीन नूरानी नोज बेटर कि किस तरह से मैसेकर उसी दिन से शुरू होता है ढाका में और दूसरे एरियाज में जहां पे पाकिस्तानी फौज नहीं थी। 1 मार्च से 25 मार्च तक पाकिस्तान की आर्मी कैंटोनमेंट में बंद थी, उसको इजाजत नहीं थी कि वो शहर के अंदर जाए,
बलवाइयों को रोके, किलर्स को रोके, उनको पकड़े, इसकी इजाज़त नहीं थी। शेख मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और यहिया खान के माबैन कैंटोनमेंट के अंदर नेगोशिएशन चल रहे थे डेली के बेसिस पे, और बाहर किलिंग्स हो रही थी। अब आप ये बताइए कि पाकिस्तान फौज पे इल्ज़ाम है कि जेनोसाइड शुरू किया उन्होंने, और 7 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसओबीडियंस का अनाउंस कर दिया। कोई सारे सर्कुलर निकलते थे शेख मुजीब के घर धानमंडी से, सेक्रेटेरिएट में भी उनका हुक्म चलता था, बैंक आज खुलने हैं, बंद होने हैं, आज कितने बजे तक काम होगा, ट्रैफिक पुलिस, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, सारों ने 7 मार्च से रिवॉल्ट कर दिया था। 25 मार्च को आर्मी ऑपरेशन शुरू होता है। अवामी लीग के जितने भी ओहदेदार थे, एक्सक्लूडिंग शेख मुजीबुर रहमान, सब के सब इंडिया जा चुके होते हैं। फौज निकली ही नहीं थी, तो रोका भी नहीं किसी ने उनको।